केमिस्ट्री एग्जामिनेशन 2022 बिहार बोर्ड केमिस्ट्री एग्जामिनेशन 2022 के लिए यह वीडियो खासकर है। परिभाषा के साथ बनाया गया है। विवेक के साथ ग्रेफाइट किस प्रकार का क्रिस्टल है? सोने फलतः केंद्रित घनीय एकक कोष्ठिका के प्रति एकक कोष्ठिका में परमाणु की कुल संख्या कितनी होती है? 4। विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म होता है कथनांक 99। सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन से कैथोड पर मुक्त होता है सोडियम, कैथोड पर धनायन और एनोड पर ऋणायन मुक्त होता है। विद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडिक कणों का गमन क्या कहलाता है? वैद्युत कण संचलन इलेक्ट्रोफोरेसिस। साइनाइड विधि से क्या प्राप्त किया जाता है? सोना और चांदी। खनिज खनिज पृथ्वी के खनन से प्राप्त किया जाने वाला अशुद्धि सहित धातु का यौगिक खनिज कहलाता है अयस्क। धातु की प्रचुरता वाला खनिज जिसमें शुद्ध धातु को इजी मेथड यानी आसानी से कम खर्च में प्राप्त किया जा सके अयस्क कहलाता है। कुछ महत्वपूर्ण अयस्कों के नाम। बॉक्साइट अयस्क से अल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। बॉक्साइट अयस्क का रासायनिक फार्मूला Al2O3 2H2 CuSO4 5H2O ब्लू विट्रियो, FeSO4 5H2O ग्रीन विट्रियोल, ZnSO4 7H2O व्हाइट विट्रियोल। कुछ सल्फाइड अयस्क के महत्वपूर्ण अयस्क HgS, सिनेबार, PbS, गैलेना। ऑक्साइड अयस्कों के कुछ नाम। और जो बॉक्साइट अयस्क है यह ऑक्साइड अयस्कों का ही उदाहरण है Al2O3 2H2। हेमाटाइट Fe2O3, मैग्नेटाइट Fe3O4, कार्बोनेट अयस्क चूना पत्थर या कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसी को संगमरमर भी कहते हैं। कैलेमाइन ZnCO3, गैलोमाइट MgCO3 प्लस CaCO3 मिलकर गैलोमाइट का निर्माण। हॉर्न सिल्वर के नाम से सिल्वर क्लोराइड को जाना जाता है। यह हाइलाइट अयस्क। संक्रमण तत्वों को किस ब्लॉक में रखा गया है? संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक में रखा गया है। पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल की शुरुआत दो वैज्ञानिकों के नाम से हुई, एक मेंडलीव एक मोसले। मेंडलीव के आवर्त सारणी के तत्वों के उनके गुण, उनकी विशेषता, उनके द्रव्यमानों संख्या के आवर्त फलन थे, जबकि मेंडलीव के आवर्त सारणी के तत्वों की गुण, उनके गुण एवं विशेषता एवं विभिन्नता परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते थे। अब तक ज्ञात तत्व 118 ज्ञात तत्व है। किसी भी आवर्त सारणी में बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर तत्वों की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है क्योंकि En से बढ़ जाता है। वर्ग में यानी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने पर विद्युत ऋणात्मकता घटती जाती है। अधातु श्रेणी में 18 तत्व आते हैं। अक्रिय गैसों की संख्या 6 है और अक्रिय गैसों को 18वें ग्रुप यानी 18वें वर्ग में रखा गया है। अक्रिय गैसों के नाम है हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडन।
अक्रिय गैसों का बायतम कक्षा पूर्ण रूप से भरा होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होता है। एनसी का मतलब प्रभावी नाभिकीय आवेश, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। किसी भी ग्रुप में ऊपर से नीचे आने के क्रम एनसी घटता है। फ्रेंकल दोष किस किस में होता है? फ्रेंकल दोष को उत्पन्न करने वाले तत्व हैं जिंक सल्फाइड, एजीसीएल, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड। ये सब फ्रेंकल दोष उत्पन्न करते हैं। बिंदु दोष, तो बिंदु दोष मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं: स्टाइकियोमेट्री दोष, नॉन स्टाइकियोमेट्री दोष और अशुद्धता दोष। कुछ प्रमुख दोषों के नाम, जिनमें से रिक्तिका दोष। रिक्तिका दोष पदार्थ के घनत्व को कम कर देता है। फ्रेंकल दोष, फ्रेंकल दोष या विस्थापन दोष, यह घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यानी कौन सा दोष जो घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं छोड़ता, तो वो है फ्रेंकल दोष। जब क्लोरोफॉर्म को वायु में खुला छोड़ देते हैं तो कौन सा गैस बनता है? तो फॉस्फोजिन गैस बनता है, CuCl3 ना CuCl2 और कुछ एक्स्ट्रा। जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 से कराई जाती है तो टीयर गैस यानी आंसू गैस का निर्माण होता है। एग्जाम्पल में क्लोरीपिलोक्सिन, CCl3, NO2। वैध अपघटन के नियम को किसने दिया था? उत्तर फैराडे ने। वैध अपघटन के नियम को फैराडे ने दिया था। लिथियम प्लस का इलेक्ट्रोड विभव सबसे कम और आयरन का इलेक्ट्रोड विभव सबसे अधिक होता है। किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ने से ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है, जबकि अवकरण क्षमता घटती है। अवकरण यानी अपचायक क्षमता घटती है। इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ने से अपचायक क्षमता घटती है और ऑक्सीकरण क्षमता बढ़ती है। FCOOH फॉर्मिक एसिड। तो इससे पहले जब अल्डिहाइड को टोलेंस रिएजेंट के साथ अपक्रिया कराई जाती है तो कार्बोक्सिलिक एसिड का निर्माण होता है। फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया, फॉर्मल्डिहाइड की अपक्रिया टोलेंस रिएजेंट के साथ कराया जाता है तो फॉर्मिक एसिड का निर्माण होता है। और एस्टल्डिहाइड का अपक्रिया टोलेंस रिएजेंट के साथ अपक्रिया करके एस्टिक एसिड का निर्माण होता है, CH3COOH। और फॉर्मिक एसिड HCOOH। फॉर्मिक एसिड जो होता है लाल चींटी यानी चींटी के डंक में पाई जाती है। CH3COOH। एस्टिक एसिड यानी एस्टल्डिहाइड की अपक्रिया टोलेंस रिएजेंट के साथ कराई जाती है तो एस्टिक एसिड का निर्माण होता है। बेंजोइक एसिड C6H5OH और एस्टिक एसिड CH3COOH। कुछ महत्वपूर्ण औषधियों के नाम। एंटीसेप्टिक, वैसी औषधि जो हमारे शरीर के बाह्य भागों के सूक्ष्म हानिकारक जीवों को नष्ट करता है, एंटीसेप्टिक कहलाता है। जैसे डिटॉल, टिंचर ऑफ आयोडीन यानी आयोडीन टिंचर I2। एंटीबायोटिक,
वैसे औषधि जो शरीर में उपस्थित जीवाणुओं को नष्ट करता है एवं उनकी वृद्धि को रोकता है, एंटीबायोटिक कहलाता है। पेनिसिलिन यह पहला एंटीबायोटिक था। एंटीपायरेटिक्स यानी ज्वरनाशक, जो बुखार में शरीर के तापमान को कम कर उसे ठीक करने का कार्य करता है। एंटीपायरेटिक्स दवाओं के नाम एस्पिरिन, पैरासीटामोल। एंटीहिस्टामिन जो उदर में एसिड के स्राव को कम करता है। एंटीहिस्टामिन जो एलर्जी को ये भी बेंड्राइल। एंटीहिस्टामिन दवाइयों का नाम एविबेंड्राइल। सोप, साबुन, लंबी श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों वसीय अम्लों के सोडियम अथवा पोटेशियम लवण होते हैं, जबकि डिटर्जेंट यानी अपमार्जक लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्लों के अमोनियम या सल्फेट लवण होते हैं। गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सांद्रता और चालकता में क्या समानुपाती है? सांद्रता बढ़ने के साथ साथ चालकता भी बढ़ जाती है। स्थिरांक का महत्तम मान क्या बताता है? स्थिरांक का महत्तम मान अपक्रिया कितने समय तक जारी रहेगा यह बताता है। यानी स्थिरांक के बढ़ने से अपक्रिया का समय बढ़ जाती है। इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ने से क्या बढ़ जाता है? इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ने से ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ जाता है। यहाँ गलती है, अपचायक क्षमता घटता है। इलेक्ट्रोड विभव के बढ़ने से अपचायक क्षमता घटता है और ऑक्सीकारक क्षमता बढ़ता है। ताप के बढ़ने से विद्युत अपघटनीय चालकता में क्या परिवर्तन होता है? ताप के बढ़ने से विद्युत अपघटनीय चालकता बढ़ जाती है, जबकि विद्युत चालकता घट जाती है। कोलाइडिक विलयन वैसे विलयन जिनमें उनके संपूर्ण द्रव्यमान में उस पदार्थ के कण एक समान रूप से फैले होते हैं, कोलाइडिक विलयन कहलाता है। कोलाइडिक विलयन के उदाहरण हैं कोसा रस, धुआं, दूध, कुहरा और खूर। संचारण नमी वायुमंडलीय गैसों के प्रभाव से धातु का अवांछनीय यौगिकों में बदलने की प्रक्रिया संचारण कहलाती है। संचारण या रिडॉक्स अभिक्रिया इसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रियाएं शामिल होती है। ताप बढ़ने से वाष्प दाब में क्या परिवर्तन होता है? ताप बढ़ने से वाष्प दाब बढ़ जाता है और द्रव में गैस की विलेयता का जो नियम है यह विलियम हेनरी ने के द्वारा निर्धारित की जाती है। और वे विलियम जो राउल्ट के नियम को सभी सांद्रताओं पर पालन करते हैं आदर्श विलियन कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। पॉलीमर, मोनोमर। पॉलीथीन का मोनोमर क्या है? इथीन। और नेचुरल रबर नायलॉन 6। नायलॉन 6 का मोनोमर है आइसोप्रीन और नेचुरल रबर का मोनोमर कैप्रोलैक्टम। सुक्रोज को किस नाम से जाना जाता है? सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर के नाम से जाना जाता है। गुना एस गुना एन प्रत्यास्थ बहुलक। स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ कौन सा रंग? स्टार्च आयोडीन विलयन के साथ ब्लू रंग देता है। केंद्रीय अम्ल किसे कहते हैं? तो डीएनए और आरएनए केंद्रीय अम्ल है। केंद्रीय अम्ल उसे कहते हैं जिनमें आनुवंशिकता का गुण पाया जाता है।
डीएनए आरएनए आरएनए चार प्रकार के होते हैं, जिनमें से आरआरएनए नहीं, आरएनए तीन प्रकार के होते हैं, जिनमें आरआरएनए आरआरएनए राइबोसोम का निर्माण करता है। एंजाइम का अनुकूलतम ताप क्या होता है? एंजाइम का अनुकूलतम ताप 37 डिग्री होता है। एंजाइम शरीर की जैविक क्रियाओं को तीव्र करने का कार्य करता है। प्रोटीन किसका बहुलक होता है? प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ एमिनो एसिड। प्रोटीन एमिनो अम्लों के बहुलक होते हैं। विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। विटामिन वैसे सरल कार्बनिक यौगिक जो शरीर में सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित होकर भी जैविक क्रियाओं को पूरा करने में मदद करता है, विटामिन कहलाता है। ये आंतरिक ऊर्जा की आपूर्ति नहीं करते हैं। कार्बोहाइड्रेट तो पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ अल्डिहाइड यानी वैसे कार्बनिक यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ अल्डिहाइड अथवा पॉलीहाइड्रोक्साइल ग्रुप के साथ कीटोन को रखने वाले कार्बनिक यौगिकों को कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य घटक पदार्थ जो होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है। यह पौधे और जंतुओं में यानी प्लांट्स एंड एनिमल स्टार्च के रूप में संचित रहता है। प्रोटीन इसका निर्माण एमिनो एसिड के सहबहुलकन से होता है। प्रोटीन की सबसे पहली खोज मॉडलर ने 1838 ईस्वी में की। शरीर के विकास, वृद्धि और मरम्मत में यह मुख्य भूमिका निभाता है। प्रोटीन की उनकी आवश्यकताओं के आधार पर दो भागों में बांटा गया है: आवश्यक प्रोटीन, अनावश्यक प्रोटीन। लाइसिन, वालिन आवश्यक इसेंशियल प्रोटीन कहलाते हैं और अनइसेंशियल प्रोटीन। एलानिन, ग्लूटामिन, एस्पार्टिक एसिड अनावश्यक प्रोटीन है। मूल रूप में जल का अवशोषण किस विधि से होती है? परासरण विधि से, ऑस्मोसिस। सेमी एसपीएम की उपस्थिति में यानी अर्धपरागम्य झिल्ली की उपस्थिति में सिर्फ जल के अणुओं को अपने अधिक सांद्रण वाले क्षेत्र से निम्न सांद्रण वाले क्षेत्र की ओर जाने की प्रक्रिया परासरण कहलाती है। परासरण ऑस्मोसिस कहलाती है। ईथर का फंक्शनल ग्रुप को व्यक्त किया जाता है ROR, ROH अल्कोहल, RCOOR सी जो है कार्बन और ए ऑक्सीजन और ए आर समूह को स्टोर करता है। आर और COOH यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल की फंक्शनल ग्रुप है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन सी कार्बन। डीडीटी का विस्तृत नाम क्या है? डाइक्लोरोडाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। मच्छर मारने और कीटनाशक के रूप में इसका उपयोग होता है। आयोडोफॉर्म का उपयोग प्रतिरोधी के रूप में होता है। पदार्थ की प्रकृति के आधार पर पदार्थ को चुंबकीय प्रकृति के आधार पर तीन भागों में बांटा गया है। अणुचुंबकीय पदार्थ वह ऐसा पदार्थ जो चुंबक की ओर दुर्बलता से आकर्षित होते हैं, जैसे ऑक्सीजन, प्रतिचुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ जो चुंबक से दूर दुर्बलता से विकर्षित होते हैं, प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। सोडियम क्लोराइड H2O, जल C6H6 बेंजीन। लौह चुंबकीय पदार्थ वैसा पदार्थ जो चुंबक की ओर प्रबलता से आकर्षित होते हैं, लौह चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। निकेल, कॉपर, फेरस, गैडोलियम लौह चुंबकीय पदार्थ हैं। सोडियम क्लोराइड किस प्रकार का क्रिस्टल है? सोडियम क्लोराइड क्रिस्टलीय ठोस है।
पदार्थ को उनके अंतराणु बलों के आधार पर क्रिस्टलीय ठोस। ठोस के दो प्रकार के भाग बांटे, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस की निश्चित अभिलक्षणिक ज्यामितीय आकार होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की असममितीय आकार होती है। क्रिस्टलीय ठोसों को ही वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस को आभासी ठोस या अति शीतल द्रव कहते हैं। निश्चित अभिलक्षण ताप पर पिघलते हैं। ताप के एक परास में धीरे धीरे नरम पड़ते हैं। तेज धार वाले काठ औजार से काटने पर यह दो टुकड़ों में विभक्त हो जाते हैं और नई जनित सतहें सपाट और चिकनी होती है। तेज और अक्रिस्टलीय ठोस को तेज धार वाले औजार से काटने पर यह अनियमित सतहों वाले दो टुकड़ों में कट जाती है। इनकी गलन ऊष्मा क्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा निश्चित और अभिलक्षणिक होती है और अक्रिस्टलीय ठोस की गलन ऊष्मा निश्चित नहीं होती। यह दीर्घपरासी व्यवस्था है, यह केवल लघुपरासी व्यवस्था है। पदार्थ ठोसों के उनके अंतराण्विक बलों के आधार पर चार भागों में बांटा गया है: आणविक ठोस, आयनिक ठोस, धात्विक ठोस और सहसंयोजन अथवा नेटवर्क ठोस। ठोस के प्रकार: आणविक ठोस मोलिक्यूलर सॉलिड, इनकी अवयवी कण अणु होते हैं। आयनिक ठोस के अवयवी कण आयन होते हैं। धात्विक ठोस के अवयवी कण विस्थानीकृत इलेक्ट्रॉनों के समुद्र में धनायन होते हैं और सहसंयोजन अथवा नेटवर्क ठोस के कण परमाणु होते हैं। आणविक ठोस का उदाहरण है आर्गन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हाइड्रोजन आयोडीन। आणविक ठोस की भौतिक प्रकृति मुलायम होती है, विद्युत चालकता, विद्युत रोधी और गलनांक अत्यधिक निम्न होती है, जबकि सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस की गलनांक अत्यधिक उच्च होती है। आयनिक ठोस कठोर परंतु भंगुर होते हैं। धात्विक और सहसंयोजक ठोस ये भी कठोर होते हैं। आणविक ठोस मुलायम होते हैं। आणविक ठोस की विद्युत चालकता, विद्युत रोधी, जबकि आयनिक ठोस की विद्युत चालकता, आयनिक ठोस यह ठोस अवस्था में विद्युत रोधी, यानी जो आयनिक ठोस जब यह ठोस अवस्था में होते हैं तो यह विद्युत रोधी होती है, लेकिन गलित अवस्था में जल विद्युत का चालन करते हैं। हीरा तथा ग्रेफाइट सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस के उदाहरण है। इनके बंधन आकर्षण बल सहसंयोजक आबंध से जुड़े होते हैं। सहसंयोजक अथवा नेटवर्क ठोस जो होते हैं विद्युत रोधी, यानी इसमें विद्युत का चालन नहीं होगा, लेकिन ग्रेफाइट है अपवाद में जो विद्युत का चालन करता है।